हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या है। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या कहता है, यदि पॉपुलेशन छोटी है, पॉपुलेशन यदि बड़ी है, मेटिंग रैंडम हो, कोई भी म्यूटेशन ना हो, तो जनरेशन बाय जनरेशन जीन इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो एवोल्यूशन के अंदर आज हम जो कुछ भी हैं वो लगातार एक चेंजेस का परिणाम है। इसी प्रोसेस को, जो परिवर्तनों का जो लगातार लंबे टाइम तक प्रोसेस चलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ के, किस कंडीशन में ये लॉ लागू होता है। पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम अवस्था में प्रत्येक एलील जीन की फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट बनी रहती है। किस कंडीशन में, किसी भी पॉपुलेशन में यदि इवोल्यूशनरी फैक्टर जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, तो मेटिंग जो है पूर्णतः रैंडम होनी चाहिए। केवल बड़ी पॉपुलेशन में ही जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, छोटी पॉपुलेशंस के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी अनिश्चित होती है। इस नियम के अनुसार स्पेसिफिक एलील न तो पॉपुलेशन से निकाला जा सकता है और न ही उसे जोड़ा जा सकता है। अब हम क्या देखते हैं, यदि किसी पॉपुलेशन में एक जीन युग्म के कंटेक्स्ट में जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, तो पॉपुलेशन में क्या होगा, रैंडम मीटिंग होगी और जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कोई पॉपुलेशन है, उसमें 50% चूहे कैसे हैं, ब्लैक स्किन वाले होमोजाइगस, और 50% ब्लैक स्किन वाले हेट्रोजाइगस हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस स्टेट है। दोनों में ही ब्लैक स्किन है, लेकिन 50% होमोजाइगस है एंड 50% हेट्रोजाइगस हैं। सभी प्राणी समान संख्या में गैमीट्स उत्पन्न करेंगे, तो कैपिटल बी तो कितना हो जाएगा, 75%, क्योंकि दोनों कैपिटल बी और एक हेट्रोजाइगस का बी, ये तीनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 75%। ठीक है। और स्मॉल बी वाले जीन कितने हो जाएंगे, 25%। ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन में रखते हैं, हमारे P इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल बी और Q इज इक्वल्स टू स्मॉल बी। जीन फ्रीक्वेंसी का मान हार्डी-विनबर्ग लॉ में रखने पर क्या होगा, पी स्क्वायर, पहले भी हम देख चुके हैं इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। पी की जगह हम रख देंगे 0.75, क्यू की जगह हम रख देंगे 0.25। अल्टीमेटली हमारा आ जाता है कैपिटल बी आ जाएगा 56.25, कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा 37.50 और स्मॉल बी आ जाता है 6.25%। तो पॉपुलेशन में जीन रेशो जो है वही नहीं रहता है जो कि पहले उपस्थित था। हम कह सकते हैं कि इनिशियली ये पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं थी, पहले यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव जीन उपस्थित नहीं था, लेकिन अब पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुकी है। अब जनरेशन बाय जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी यही पाई जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है हार्डी-विनबर्ग लॉ की, ये प्रदर्शित करता है कि पॉपुलेशन में नॉर्मल कंडीशन में एवोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए ये पॉपुलेशन में होने वाले एवोल्यूशनरी चेंजेस की स्टडी के लिए एक आधार लाइन प्रस्तुत करता है। पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या करती है, जल्दी जल्दी जो चेंजेस होते हैं उनको नकारती है और पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को बनाए रखने में सहायक होती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करते हैं। यदि पॉपुलेशन जो है एवोल्यूशनरी फैक्टर्स के अभाव में जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था में रहती है, अर्थात पॉपुलेशन के जीन पूल में कोई भी चेंज नहीं आता है और एवोल्यूशन भी नहीं होता है, तो हम उन फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे जो कि हमारी पॉपुलेशन के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बिगाड़ देते हैं। तो उसमें फर्स्ट है म्यूटेशन। आप सभी जानते हैं म्यूटेशन क्या होते हैं, अचानक से जो भी चेंज आ जाता है उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में होने वाले अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो है वेरिएशंस के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। म्यूटेशन के द्वारा क्रोमोसोम पर निश्चित लोकस पर उपस्थित ऑल्टरनेटिव जीन या एलील में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कोई भी एनिमल जो है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में भी चेंज आ जाता है। ये मेंडल के नियम के अनुसार ही इनहेरिट होते हैं। पॉपुलेशन कि इक्विलिब्रियम को ये चेंज कर देते हैं, साथ ही जीन फ्रीक्वेंसीज को भी परिवर्तित कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रोसोफिला में जीन कैपिटल आर जो है यदि म्यूटेट होकर के स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पॉपुलेशन में कैपिटल आर की संख्या कम हो जाएगी और स्मॉल आर की संख्या बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन प्रेशर।
यदि किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में कैपिटल आर 50% और स्मॉल आर 50% पाए जाते हैं, जीन कैपिटल आर जो है स्मॉल आर में म्यूटेट होता है और म्यूटेशन की रेट जो होती है एक जीन पर 1000 यदि हो तो क्या होगा, एक जनरेशन में जीन पूल में कैपिटल जीन आर की फ्रिक्वेंसी परिवर्तित होकर के 50% से कितनी हो जाएगी, 49.95% हो जाएगी और यहाँ कितनी हो जाएगी, 50.50% हो जाएगी। 0.50 का डिफरेंस आ जाएगा। पॉपुलेशन में यहाँ 49.50 होगी, 95 नहीं है, 49.50% होगी और यहाँ पर 50.50% हो जाएगी। पॉपुलेशन में म्यूटेशन की रेट काफ़ी कम होती है, इसीलिए म्यूटेशन प्रेशर द्वारा ही पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी में इफ़ेक्टिव चेंज यदि लाना है तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। नेचर में अधिकतर म्यूटेशन जो है वो रिवर्स म्यूटेशन भी होता है। रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कैपिटल आर यदि स्मॉल आर में कन्वर्ट हो रहा है और वापस से स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन। इसके कारण ही कोई जीन पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट नहीं होता है। म्यूटेशन का एवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट जो है इस बात पर भी निर्भर करता है कि म्यूटेशन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। यदि म्यूटेशन डोमिनेंट है तो फर्स्ट जनरेशन में ही इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। यदि रिसेसिव होगा तो ये कई पॉपुलेशन तक इसको धारण किए हुए रहते हैं जब तक कि पॉपुलेशन में ऐसा जीन जो है वो होमोजाइगस स्टेट में ना आ जाए। रिसेसिव जीन कब अपना इफेक्ट शो करेगा, जब कभी भी वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। जब तक वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है उसका इफेक्ट शो नहीं होता है। म्यूटेशन छोटे या बड़े हो सकते हैं। बड़े म्यूटेशन अधिकांशतः लीथल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इसलिए उत्पन्न होते ही प्राणी की डेथ के साथ ही पॉपुलेशन से डिलीट हो जाते हैं। छोटे म्यूटेशंस इतने हार्मफुल नहीं होते हैं जिनके इफेक्ट से किसी की डेथ हो जाए, इसीलिए पॉपुलेशन में इकट्ठे होते रहते हैं और छोटे छोटे म्यूटेशंस के इकट्ठे होने से ही क्या होता है, एवोल्यूशन की क्रिया जारी रहती है। तो फर्स्ट जो मेजर फैक्टर है इक्विलिब्रियम को स्थापित नहीं होने देता है वो है म्यूटेशन। सेकेंड फैक्टर है नॉन रैंडम मेटिंग। तभी काम करेगा हार्डी-विनबर्ग लॉ जब रैंडम मेटिंग होगी। किसी को किसी से भी मेटिंग से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन यदि सेलेक्टिव मेटिंग करवा दी तो हम जीन्स की फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो तो ही इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, लेकिन यदि पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग नहीं हो या नॉन रैंडम मीटिंग हो या सेलेक्टिव मीटिंग हो तो इक्विलिब्रियम मॉडिफाइड हो जाएगा और पॉपुलेशन में मीटिंग का प्रकार जो होगा एक एवोल्यूशनरी फैक्टर के जैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस तथा होमोजाइगस रिसेसिव तीनों प्रकार के एनिमल्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच रैंडम मीटिंग न होकर के सेलेक्टिव मीटिंग हो और एक प्रकार के जीन की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो घटने लगेगी और दूसरे प्रकार के जीन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगेगी, जिससे कि पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाती है। पॉपुलेशन में सेलेक्टिव मेटिंग के कारण यदि होमोजाइगस डोमिनेंट केवल होमोजाइगस डोमिनेंट से ही मेटिंग करेगा तो हेट्रोजाइगस प्राणी केवल हेट्रोजाइगस के साथ और होमोजाइगस रिसेसिव केवल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही मेटिंग करेंगे, तो होमोजाइगस प्राणी होमोजाइगस को उत्पन्न करेगा, जबकि हेट्रोजाइगस से क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस रिसेसिव तीनों प्रकार की संतति उत्पन्न होंगी। इससे लगातार क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की संख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन हेट्रोजाइगस की संख्या जो होगी वो लगातार घटती जाती है। थर्ड फैक्टर है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। हार्डी-विनबर्ग लॉ तभी सही होता है जब पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होता है। यदि साइज़ छोटा है तो जीन फ्रिक्वेंसी में लगातार फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के नियम पर आधारित होते हैं। यदि पॉपुलेशन बड़ी है, रैंडम मीटिंग है, तो जीन फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम में रहेगी। फॉर एग्जांपल यदि हम सिक्के को उछालते हैं कई बार तो हेड और टेल लगभग समान अवस्था में आती हैं, समान टाइम आती हैं, लेकिन यदि सिक्के को केवल 3 या 4 बार उछाला जाए तो हो सकता है ये बराबर आ जाए या एक बार हेड ही हेड आ जाए, एक बार टेल ही टेल आ जाए। तो केवल बड़ी पॉपुलेशन में ही इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित हो पाता है। जीन फ्रिक्वेंसीज़ में बाई चांस जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उन्हें ही हम सिविल राइट ने एक नाम दिया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्रिक्वेंसी में फ्लक्चुएशन तब तक होता रहता है जब तक कि एलील जो है कोई भी किसी भी पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता है। और दूसरा
पॉपुलेशन में स्थापित नहीं हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण नए म्यूटेशंस या तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस जोड़ी जो होती है वो होमोजाइगस में कन्वर्ट हो जाती है और होमोजाइगसिटी स्थापित हो जाती है। नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशनरी फैक्टर्स की तुलना में नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी सभी फैक्टर इसके आगे इम्पॉर्टेंस नहीं रखते हैं। एनवायरनमेंट और जेनेटिक पदार्थ में चेंज के बीच की कड़ी होता है। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रभाव के कारण स्पीशीज़ जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जेनेटिक पदार्थ में चेंज हो जाता है और यही चेंज जीवित रहने वाले प्राणियों में प्रजनन के माध्यम से उनकी संतानों में पहुंच जाता है। इसीलिए सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। इस प्रकार म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसे फैक्टर हैं जो कि एवोल्यूशन को प्रेरित करते हैं और पॉपुलेशन के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को विक्षेपित करते हैं तथा पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम स्टेट बनी रहेगी तो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए पॉपुलेशन में एवोल्यूशन के लिए फैक्टर आवश्यक होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।